जाएंगे। ओके, क्योंकि यार किताब लेके तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, आप लोग जानते हो, तो जितना हो सकेगा दिमाग से निकालने की कोशिश करूंगा। अब साथ देना आपका काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, हमारा अर्लियर मेडवेल है। जो अर्लियर मेडवेल है हमारा, ये कब से कब तक चला है? अर्लियर मेडवेल हमारा 712 एडी से स्टार्ट होता है और 712 एडी से स्टार्ट होकर करीब 1200 तक ये जाता है, 1200 एडी तक। इन करीब 500 सालों में भारत में 3 आक्रमणकारी आए। ये 3 आक्रमणकारी कौन कौन से थे? पहला व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा व्यक्ति जो था, इसका नाम था महमूद गजनबी। क्या था? महमूद गजनबी। और जो तीसरा व्यक्ति था या तीसरा आक्रमणकारी था, इसका नाम था मोहम्मद गोरी। ये तो बहुत बड़ा वाला था, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये 3 आक्रमणकारी भारत में आए और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं तीनों आक्रमणकारियों से। अब कई सारे लोग इनको फरिश्ते भी बोलते हैं, तो मैं उनकी गिनती नहीं करता हूं। हम तो आक्रमणकारी बोलेंगे क्योंकि भारत में आके आक्रमण किया है, इसलिए हमारे लिए आक्रमणकारी है, हमारे लिए फरिश्ते नहीं हो सकते। एसएससी भी फरिश्ता नहीं मानता है, इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आक्रमणकारी ही मानो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। अब देखो यहां पर है क्या कि मोहम्मद बिन कासिम पहले अटैक करता है, फिर महमूद गजनबी अटैक करता है, फिर मोहम्मद गोरी अटैक करता है। सबसे पहला कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में यह हो जाता है, जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं उनके दिमाग में यह होता है कि एसएससी आपसे बार बार पूछता है इसमें से कौन सा आक्रमणकारी था जिसने 17 बार भारत में आक्रमण किया था। तो यह था महमूद गजनबी, जिसने 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। यहां से आप क्लियर कर लेना ये चीज। अगर आपसे पूछता है भारत में पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये फर्स्ट अटैकर था, पहला आक्रमणकारी था। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध किसका हुआ था, तो फिर आपका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान से जो आपकी स्टोरी जुड़ी हुई है वो मोहम्मद गोरी की जुड़ी हुई है। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो इन 3 सबसे बड़े कंफ्यूजन को आप लोग हटा लो। 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। पहले देखेंगे कासिम से क्या क्वेश्चन बनते हैं, फिर गजनबी से देखेंगे और फिर देखेंगे गोरी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कासिम की। देखो मोहम्मद बिन कासिम ये जो था व्यक्ति, ये कहां से आता है, क्या जियोग्राफिकल सिचुएशन बनती है, इसको समझो। आज की डेट में यहां पे एक देश है जिसको आप ईरान के नाम से जानते हो, और इसी देश को उस टाइम पे फारस के नाम से जाना जाता था। राइट, फारस के नाम से इसको उस टाइम पे जाना जाता था, आज आप इसको ईरान के नाम से जानते हो। जैसे भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी, इसको राजा या महाराजा के नाम से जाना जाता था, उसी तरीके से ईरान में मतलब फारस में उस टाइम पे जो पोस्ट हुआ करती थी, ये हुआ करती थी खलीफा की पोस्ट। किसकी हुआ करती थी? खलीफा की पोस्ट। और उस टाइम पे यहां का खलीफा कौन था? ये था अल हजाज बिन यूसुफ। इसका पूरा नाम क्या था? अल हजाज बिन यूसुफ। ही वॉज द खलीफा ऑफ फारस और ईरान, आप बोल सकते हो, ऑन दैट टाइम। कब की बात हो रही है? करीब 700 के आसपास की बात हो रही है। अब होता क्या था कि यहां पर एक हमारा देश है जिसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं। उस टाइम पर श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे इसको? सिलोन बोलते थे। तो भैया सिलोन में क्या करते थे, ये जो फारसी लोग थे, ये 2 जगह पर ट्रैवल करने जाते थे। यहां पर देखो कंसेप्ट क्या था, कल भी मैंने आपको बताया था, ये इंडस नदी बहती है। ठीक है, ये नीली वाली इंडस रिवर बह रही है। अब ये जो फारसी थे ये इधर से आते थे, ठीक है, और इधर से आकर और यहां पर सूक्त गेंदर पड़ता है। सूक्त गेंदर पोर्ट मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, जहां से ये लोग आते थे व्यापार करने, और इधर से एंटर करते थे और एंटर करके इधर से इस पूरी बेल्ट में आके ये व्यापार करते थे। मतलब चीजें खरीदते बेचते थे और वापस ले जाते थे। ज्यादातर ये लोग मसाले वगैरह ही लेने आते थे, बाकी और भी कई सारी चीजें लेने आते थे। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब समझ रहे हो कि मेरे पास अगर चावल है और अगर मुझे दाल चाहिए, तो भैया अगर आप दाल बेच रहे हो तो मैंने कहा कि 2 किलो मैं आपको चावल दे रहा हूं, अगर आपको चावल की जरूरत है तो आप बदले में मुझे दाल दे दो। या फिर मेरे पास भैया 1 जोड़ी जूते हैं, अगर आपको जूते की जरूरत है, मैं बाजार में जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया मेरे पास 1 जोड़ी जूते हैं, जिसको भी जरूरत हो वो मुझे दे दे और उसके बदले में क्या कर दे, ये पर्टिकुलर मुझे सामान दे दे। तो जो भी व्यक्ति होता था जिसको जरूरत होती थी वो आपसे आके वो पर्टिकुलर चीज ले लेगा। तो ये बार्टर सिस्टम, लेन देन वाला सिस्टम चला करता था। उस टाइम पे करेंसी वगैरह नहीं चला करती थी। अब यहां पर क्या है कि ये जो अल हजाज बिन यूसुफ है,
ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब बहुत पहले ही यहां पर अटैक कर चुके होते हैं। कहां पर? सिलोन में अटैक कर चुके होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि भारत के बीच में यहां पर इन खानदानों पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। ये जो फारस की जमीन थी, ये फारस की जमीन बंजर हुआ करती थी। आज भी ये जमीन बंजर है। अब तो गाड़ी वगैरह चलने लगी है, तो यहां पर तेल निकलता है इस जमीन में। तो आज की डेट में ये लोग अमीर हो गए, नहीं तो ये लोग अमीर नहीं हुआ करते थे, ये लोग गरीब हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि जमीन ही बंजर है। और भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे भारत में जमीन भयंकर उपजाऊ हुआ करती थी। आज भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हम इतना अनाज यहां पे इस जमीन पे उगा लेते हैं कि हम खुद तो खाते ही खाते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग बेचते भी अनाज है। तो आप समझ लो, भारत को इसी वजह से कृषि प्रधान देश बोला जाता है। तब भी थे हम और आज भी हैं हम। और उस टाइम पर तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब है क्या कि ये लोग यहां पर आंख उठा के नहीं देख पाते थे। इन्होंने क्या किया भैया, इनको छोटा राज्य समझ के इन पे अटैक किया और यहां पे इन्होंने कब्जा अपना कर लिया। जब इन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया तो भैया हुआ क्या कि कई सारे फारसी लोग, मतलब हजारों की तादाद में फारसी लोग यहां पे मूव कर गए और सिलोन में उन्होंने यहां पर रहना, अपना रहन सहन चालू कर दिया। लेकिन अभी पूरे सिलोन में ये कंडीशन, यार इतनी आसानी से किसी भी देश को आप जीत थोड़ी सकते हो। अभी क्या चल रहा था कि पूरे सिलोन में ये लोग मारकाट वगैरह कर रहे थे और वहां पर लोगों को सताना, बंधक बना लेना, गुलाम बना लेना, ये सारी चीजें इनकी चला करती थी। यहां पर क्या होता है कि उसी मुठभेड़ में कई सारे, ये करीब 700 के आसपास की बात है, कई सारे जो ईरानी होते हैं, मतलब कई सारे जो फारसी होते हैं, ये मारे जाते हैं। जब ये मारे जाते हैं तो इनकी जो विधवाएं होती हैं, ओके, उनको वापस फारस भेजने का प्रावधान होता है। भैया ये कहा जाता है कि ये बैटल फील्ड है और बैटल फील्ड में विधवाओं को ना रखा जाए, इनकी जो महिलाएं हैं इनको वापस यहां भेज दिया जाए। अब क्या होता है कि यहां से 3 जहाज भर के निकले होते हैं। अब ये जो 3 जहाज होते हैं ये फारस पहुंचने होते हैं। ये तीनों जहाज यहां से निकलते हैं। इन जहाजों में सोना चांदी हीरा जवाहरात, और वैसे भी श्रीलंका को मोतियों का देश तो वैसे ही भी बोला जाता है, तो मोती मोती खूब भरे होते हैं उस जहाज में। लूट का सामान पूरा भरा होता है जो कि श्रीलंका को लूटा गया होता है। और यहां से जो 3 जहाज जा रहे होते हैं फारस की तरफ, इसमें इनकी विधवा महिलाएं भी होती हैं। अब होता क्या है कि यहां पर आसपास में रहने वाली जो जनजातियां होती हैं, जो कि समुद्र के किनारे रहने वाली जनजातियां, जिनको आप लुटेरे भी बोल सकते हो, उस टाइम पे लुटेरे हुआ करते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आज भी आप देखते हो कि सोमालियंस जो होते हैं, जो कोस्टल एरिया के किनारे रहते हैं, वो ज्यादातर लुटेरे हैं। ठीक है, वो हाईजैक कर लेते हैं किसी भी कंट्री का शिप, अगर आस पास से निकलता है तो उसे हाईजैक कर लेते हैं। उसी तरीके से ये पायरेट्स हुआ करते थे, लुटेरे हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने इन जहाजों को लूट लिया। जब इन्होंने इन जहाजों को लूट लिया तो अल हजाज को पता लगा। जब अल हजाज गुस्से से पागल, उसने कहा यार ये क्या कर दिया यार, ये क्या हुआ। और साथ में ये जो पायरेट्स थे, इन्होंने इनकी जो विधवाएं थी उनको भी बंधक बना लिया। अब अल हजाज गुस्से से पागल, ये तो इज्जत वाली बात हो गई। अब यहां पर क्या होता है कि अल हजाज क्या बोलता है, ये वाला प्रांत जो है आज की डेट में, ये आगे ऐसे अगर बढ़ा दो तो ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में ये आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा सिंध कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंध कहलाता है। और सिंध का राजा उस टाइम पे हुआ करता था दाहिर, राजा दाहिर सेन इनका पूरा नाम था। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंध की धरती पर आखिरी हिंदू शासक कौन था, तो आपका आंसर यही होगा, राजा दाहिर सेन आखिरी हिंदू शासक थे सिंध की धरती पर। अब भैया अल हजाज क्या करता है, अल हजाज देखता है सारी चीजें, और अल हजाज राजा दाहिर सेन, क्योंकि ये जो लुटेरे होते हैं ये इस पर्टिकुलर एरिया के होते हैं, यहां पे पास में आइलैंड्स के होते हैं, तो यहां पर राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है अल हजाज के द्वारा कि भाई साहब ये आपकी ही जान पहचान में हुआ है और आपके ही संरक्षण में हुआ है, तो एक काम करो, इसका आपको हर्जाना हमें देना पड़ेगा, और साथ में जो भी लोगों को बंधक बना रखा है उनको आप हमें जल्द से जल्द वापस करो। दाहिर इस चीज से मना कर देता है। और राजा दाहिर क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये लुटेरे हैं, ये समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे से हमारा कोई वास्ता नहीं है और उनसे हम नेगोशिएट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनसे नेगोशिएट करने जाएंगे तो हमें खुद पे खतरा है, हमें भी तो यहां रहना है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो वो तुम्हारा मैटर है, तुम समझो। अब भैया क्या है कि अल हजाज गुस्से से पागल हो ही रहा होता है, वैसे भी उसको लग रहा होता है कि अपनी इज्जत की बात आ गई है। अब यार हिंदुस्तान की जो धरती है, हम जो हिंदुस्तान के राजे महाराजे हुआ करते थे, हमारे हिंदुस्तान में बड़े इज्जत से, बड़े जिसको बोलते हैं अदबो आदाब से पेश आया जाता है। आज भी आप देखो लखनऊ में बोलते हैं ना कि यार लखनऊ है, हंसते और मुस्कुराते रहो, तो भैया वही वाला कंसेप्ट होता है हमारा। आप इतिहास उठा के देख लो, हम लोग ऐसे सीधे नहीं लड़ते थे,
हमारे यहां पर जो भी लड़ाई हुआ करती थी, राजाओं के बीच में पहले सारी बातचीत हो जाती थी, उसके बाद लड़ाई हुआ करती थी। मतलब एक राजा बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूं, तो दूसरा राजा बोलेगा कि भाई साहब मैं ये नहीं चाहता हूं, तो दूसरा कहता था मैं तो यार यही चाहता हूं, तो दूसरा कहता था मैं तो ये करने नहीं दूंगा। तो फिर वो राजा बोलता था, बार बार चिट्ठी लिखते थे कि भाई अगर आप करने नहीं दोगे तो फिर एक काम करते हैं, और फिर जो राजमाइश कर लेते हैं, दो दो हाथ कर लिए जाए। तो फला वाला राजा लिखता था, दूसरा वाला कि आ जाओ फिर फलाने वाले मैदान में आते हैं। तो वो फिर राजा फिर लिखता था, इतने लड़के लेके आ रहा हूं फिर मैं। तो फिर वो राजा लिखता था, ठीक है मैं भी वहीं पे इतने लड़के लेके आ रहा हूं। और फाइनली आके फिर युद्ध होता था, जिसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की जमीन पर हमेशा धर्म युद्ध ही हुआ है। हिंदुस्तान की जमीन पर कभी भी गोरिल्ला मार पद्धति से युद्ध नहीं हुआ है। गोरिल्ला मार पद्धति का मतलब यह है कि पीठ पे छुरा भोंक देना, औरतों को, गरीबों को, बच्चों को मारना, यह सब हिंदुस्तान की धरती पर कभी नहीं हुआ। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो, मैं सिर्फ तरफदारी कर नहीं रहा हूं, ऐसा मत समझना। आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो, आप महाभारत भी उठा के देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि महाभारत में भी शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध बंद हो जाता था, और जो लोग दिन में आपस में लड़ते थे वो रात में एक दूसरे का हालचाल लेने जाते थे, और अगले दिन वो फिर लड़ते थे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड धर्म युद्ध। तो ये धर्म युद्ध की नगरी रही है हिंदुस्तान हमेशा। राजा दाहिर भी यही सोच रहे होते हैं कि भाई साहब अगर युद्ध होना होगा तो पहले से ही पता होगा, लेकिन अल अज़ाज़ ये जो जमीनें हैं ये गोरिल्ला मार पद्धति पर युद्ध करने वाली जमीनें हैं। और ये भाई साहब क्या करते हैं, अपने ही एक कमांडर को तैयार करते हैं, और इस कमांडर का नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम को तैयार करता है, और मोहम्मद बिन कासिम को अटैक करने के लिए बोलता है सिंध के ऊपर। और ये टाइम होता है 712 एडी। 712 ईस्वी में रात के समय ये युद्ध किया जाता है, और ये अटैक सीधा किया जाता है सिंध के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सिंध को रातों रात लूट लिया जाता है, आग लगा दी जाती है, औरतों बच्चों को कत्ल किया जाता है, आदमियों को मारा जाता है, और राजा दाहिर को भी वहां पे मार दिया जाता है। राजा दाहिर का शव काट के अल अज़ाज़ को भी भेज दिया जाता है। राजा दाहिर के शव की बड़ी बुरी स्थिति करी गई थी। और उसके बाद पूरे सिंध में लगभग आग लगा दी जाती है। जब सिंध में आग लगा दी जाती है तो उसके बाद राजा दाहिर की दो बेटियां होती हैं, एक का नाम होता है सूर्यवती और एक का नाम होता है सोमवती। उनको भी गुलाम बना लिया जाता है। गाइस ये वो टाइम होता है कि आप इस जमीन का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस जमीन में जो महिलाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अभी की बात अलग है, अभी तो ट्रेंड बहुत ज्यादा बदल चुका है, लेकिन तब भी ये जो गुलामी प्रथा आपको भारत में देखने को मिल रही है ये इसी जमीन से आई हुई है। भारत में उससे पहले गुलामी प्रथा नहीं चलती थी, लेकिन इस जमीन में औरतों को गुलाम बनाने की प्रथा चलती थी, लाइक एसेट यूज किया जाता था। अब यहां पर भी क्या होता है, ये जो कासिम होता है ये बर्बरता से लूटपाट करता है पूरे सिंध में, पूरे सिंध को ध्वस्त कर देता है, और यहां से 600 से ज्यादा महिलाओं को बंदी बना के ले जाता है और अल हजाज के सामने जाके प्रस्तुत कर देता है। अब अल हजाज के सामने जब यह प्रस्तुत किया जाता है, आप समझ लीजिए कि अपने आप में कितना बड़ा पाप था। और उसके बाद यहां पर स्टोरी लाइन अप ऐसा बोलती है कि सूर्यवती और सोमवती, क्योंकि अल हजाज की जो पुत्री होती है, अल हजाज की बेटी की शादी मोहम्मद बिन कासिम से हुई होती है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद भी होता है और कमांडर भी होता है। तो अल हजाज जब सूर्यवती और सोमवती को देखता है, राजा दाहिर की बेटी को, तो उसका दिल पिघल जाता है। उसके अंदर भी एक पिता वाली भावना होती है। वो क्या आदेश दे देता है कि सूर्यवती और सोमवती उसकी बेटी के ही राज दरबार में रहेंगे। और आगे चल के स्टोरी लाइन अप ऐसा बोलती है कि जो सूर्यवती होती है वो अल हजाज का ब्रेन वॉश करती है, और एक दिन आगे अल हजाज को यह लगता है कि वाकई में मोहम्मद बिन कासिम क्या है, कल्प्रिट है, क्योंकि अल हजाज दोनों बेटियों को अपना मानने लगता है, वो दोनों बेटी अपनी मानने लगता है वो। और वो एक दिन आदेश दे देता है आगे चल के कि मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा गड़वा दिया जाए ऊंट की खाल में बंद करा के। ये जो स्टोरी लाइनअप है ये मोहम्मद बिन कासिम की है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ एक ही बार भारत में आक्रमण किया हुआ है 712 एडी में। अब देखिए क्वेश्चन और क्या यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि कब अटैक किया, 712 एडी में किया। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर अटैक किया था, आंसर होगा सिंध। तीसरा क्वेश्चन, सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर। चौथा क्वेश्चन, फारस का उस टाइम पे खलीफा कौन था, अल हजाज बिन यूसुफ। पांचवा क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि ये जो सिंध का युद्ध है या फिर सिंध पे जो आक्रमण किया गया था, इस आक्रमण के बारे में हमें किस किताब से पता लगता है। तो आपका आंसर होगा, इस किताब का नाम है चचनामा। क्या नाम है, चचनामा इस किताब का नाम है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह किताब किसी अननोन राइटर के द्वारा लिखी गई है। यह किताब जिसने भी लिखी हुई है वो पगला अपना नाम ही लिखना भूल गया था किताब के अंदर, तो आज तक किसी को नहीं पता यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। हालांकि इस किताब को बाद में ट्रांसलेट किया गया है फारसी में,
अरबी से फारसी में इसको ट्रांसलेट किया गया। और जब इसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया तो इसका ट्रांसलेटर कौन है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से, इसका ट्रांसलेटर कौन था, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। मैंने पहले ही कहा था कई लोगों को अब दिक्कत हो सकती है आज की क्लास में, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है आज की क्लास में। अब जिसको भी दिक्कत हो रही है तो यार मैं क्या करूं। ये युद्ध अल अज़ाज़ के कहने पर नहीं हुआ था ना, अल अज़ाज़ के कहने पर। तो जब ये बर्बरता करी गई थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, अल अज़ाज़ था ना। खैर छोड़िए उस बात को, मुझे ये बताइए कि किसने ट्रांसलेट किया है। फिरदौसी ने नहीं किया है, अलबरूनी ने भी नहीं किया है, अली बकर कुफी ने किया हुआ है। बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना बाद में इसका ट्रांसलेशन अली बकर कुफी ने किया है, अली बकर कुफी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो इन्वेडर है ये है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी की जो भैया स्टोरी है ये अफगानिस्तान से निकलती है। और अफगानिस्तान में कहां पर ये रहता था, अफगानिस्तान में एक पर्टिकुलर प्रोविंस था जिसका नाम क्या था, गजनी। क्या नाम था, गजनी। वो गजनी धर्मात्मा नहीं। और गजनी का शासक इस टाइम पे कौन था, गजनी का शासक था सुबुक्तगीन। क्या नाम था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे, एक का नाम था महमूद गजनबी, ठीक है, और दूसरे का नाम था इस्माइल, महमूद इस्माइल। इस्माइल छोटा था और महमूद गजनबी बड़ा था। जाहिर सी बात है सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन के बाद तख्त कौन संभालता है, महमूद गजनबी संभालता है। जब महमूद गजनबी तख्त संभालता है तो इसको भी पता होता है, ये इंप्रेस्ड होता है किससे, ये फारस की शान शौकत से इंप्रेस्ड होता है। इसको भी पता होता है कि फारस में जो शान शौकत आई हुई है वो कहां की वजह से आई हुई है, सिंध पे आक्रमण करने की वजह से आई हुई है। तो जाहिर सी बात है ये, लेकिन ये जो महमूद गजनबी होता है ये टारगेट कर रहा होता है फारस को। लेकिन इसके जो नोबल्स होते हैं, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, वो इसको बताते हैं कि भाई साहब अगर करियर बनाना है तो कहां जाना होगा, हिंदुस्तान जाओ, यहां पर मत जाओ, क्योंकि फारस वाले लड़ाके हैं, आप फारस वालों से नहीं जीत पाओगे। अगर आपको हिंदुस्तान, अगर आप जाते हो तो हिंदुस्तान में अगर आप लूटपाट करोगे तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपने लूटपाट कर ली तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कहने का कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आसपास के जितने भी घराने हुआ करते थे वो आसपास के प्रोविंसेस में उल्टी नजर ही रखा करते थे। अब ये भी क्या करते हैं, ये भाई साहब यहां पे आते हैं और 17 बार आक्रमण करते हैं। कितने बार, 17 बार। यहां पर इससे पहले ये देख लो जो महमूद गजनबी है इसका टेन्योर क्या है, ये 998 एडी में गद्दी पर बैठा था गजनी की। जब ये 998 एडी पर गद्दी पर बैठा तो इसके बाद इसने पहली बार आक्रमण कब किया भारत में, इसने 1001 में आक्रमण किया भारत में। 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार, 17 टाइम्स इसने आक्रमण किया है भारत में। इन 17 बार के आक्रमण में कुछ इसके आक्रमण बहुत ज्यादा फेमस हैं जो कि आपसे पूछता है, ठीक है। इसमें आपको जो मेन ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है 1018 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया था और 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर। ये दो अटैक इसके काफी फेमस है। बेसिकली अगर आप अभी 2019 वाला एसएससी सीजीएल पेपर उठा के देखोगे तो यह आपको क्वेश्चन के तौर पर मिलेगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वैसे तो इसने आक्रमण किए थे 17, लेकिन ये जो 1025 वाला था सोमनाथ टेंपल का आक्रमण, ये इसका उनमें से 16वां आक्रमण था, 16th अटैक था। जो इसने आखिरी आक्रमण किया था वो 1027 में किया था और ये किसके खिलाफ किया था, जाट कम्युनिटी के खिलाफ किया था। ये जो जाट कम्युनिटी थी, जब ये यहां से पाटन से, गुजरात से सोमनाथ टेंपल को लूट कर सोना चांदी लेकर जब यहां से जा रहा था तो यहां पर जाट कम्युनिटी से इसकी भिड़ंत हुई थी, जिसकी वजह से ये बैटल हार गया था। जाट कम्युनिटी ने इसको अच्छे से तुड़ाई कर दी थी, जिसकी वजह से ये हर्ट हुआ था और फाइनली 2 साल के बाद इसने फिर से जाट कम्युनिटी के ऊपर यहां पर अटैक किया, जो कि इसका आखिरी बैटल हुआ साबित। जब ये भाई साहब फिर आते हैं तो फिर आने के बाद इनकी फिर से अच्छे से कुटाई हो जाती है और उसके बाद इन्हें फिर जाना पड़ता है। उसके बाद ये खटिया में लग जाते हैं और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं कहां से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी मैं डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा हूं, डिटेल में पढ़ाने का यहां पे टाइम नहीं रहता है। डिटेल में मैं जहां पढ़ाता हूं आप लोगों को पता है। अब देखिए यहां पर आगे है क्या क्वेश्चन, देखिए मेनली यहां पर कैसे बनेंगे।
पहले तो मैंने यहां पर आपको अटैक से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन बता दिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, महमूद गजनबी के बारे में हमें किससे पता लगता है। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ये जो किताब उल हिंद है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल बरूनी। अल बरूनी इस टाइम के फेमस इतिहासकार थे। अल बरूनी के अलावा और भी कई सारे इतिहासकार महमूद गजनबी के टेन्योर में हुए हैं। पहले अल बरूनी आपको ध्यान रखना है, दूसरे आपको ध्यान रखना है उतवी, तीसरा आपको ध्यान रखना है फारूकी, चौथा आपको ध्यान रखना है फिरदौसी, और पांचवा आपको ध्यान रखना है सिस्तनी। ये 5 इतिहासकार थे। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए, अलबरूनी, उतवी, फर्रुखी, फिरदौसी और सिस्तनी। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनाएगा, आपको ऑप्शन में 4 इतिहासकार देगा और इन 5 में से कोई एक उठा देगा और आपको पूछेगा महमूद गजनबी के टाइम पीरियड पे इनमें से कौन सा इतिहासकार था। तो आपका आंसर क्या होगा? इन्हीं 5 में से ध्यान रखिएगा, कोई भी एक जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद जो आपका तीसरा इन्वेडर आता है, तीसरा इन्वेडर है मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी। देखो, मोहम्मद गोरी ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। कब कब इसने आक्रमण किया? पहला आक्रमण इसने 1175 में किया था। जब इसने 75 में आक्रमण किया तो ये आक्रमण इसका कहां पे था? मुल्तान पे इसने आक्रमण किया। और उस टाइम पर मुल्तान के राजा कौन थे? मूलराज फर्स्ट। 1178 में इसने दूसरा आक्रमण किया। इसको बैटल ऑफ माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। इसने राजस्थान के माउंट आबू पे आक्रमण किया था और यह बैटल इसका किससे हुआ था? यह हुआ था राजा भीमदेव सेकंड से। किससे? भीमदेव सेकंड से। इसके बाद इसने जो तीसरा आक्रमण किया है, यह पूरे 13 साल बाद किया है, 1191 में। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। यह किससे हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान। 1192 में, अगले ही साल, बैटल ऑफ तराइन सेकंड का बैटल होता है। यह भी पृथ्वीराज चौहान से ही होता है। और आखिरी बैटल इसका 1194 में होता है, जिसको बैटल ऑफ चंदावर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर जो है यह जयचंद से हुआ था, कन्नौज के राजा जयचंद से, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दामाद थे। इन्हीं की बेटी से पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी। अब देखो इसमें कौन कौन से बैटल ये जीता है और कौन कौन से बैटल हारा है, इधर देखिएगा। 1175 का जो बैटल है पहला, मुल्तान का, वॉन, ये जीता। बैटल ऑफ माउंट आबू लॉस्ट, हारा है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट लॉस्ट, हारा है। बैटल ऑफ तराइन सेकंड पृथ्वीराज चौहान से ये जीत गया था, वन। ठीक है, और 1194 आखिरी वाला ये भी जीता है। तो टोटल 5 बैटल में मोहम्मद गोरी कितने बैटल जीता है? पहला, चौथा और 5वां, बीच के 2 बैटल इसने लॉस किए हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किससे किससे बैटल हुए थे मोहम्मद गोरी के। अब एक चीज और ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी के साथ 2 लोग भारत आए थे। ये 2 लोग, ये 2 बाबा थे जो लोग भारत आए थे। एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और दूसरे थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो काकी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आकर दिल्ली रुके थे। कहां पर रुके थे? दिल्ली रुके थे। और जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनको कहां रुकाया गया था? इनको रुकाया गया था राजस्थान में, अजमेर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार बनाई गई है। क्या बनाई गई है? कुतुब मीनार। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही नाम पर अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और अगर आपसे पूछो 2.5 दिन का झोपड़ा किसकी याद में बनाया गया है, तो आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो दोनों चीजें हैं, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है। वैसे अगर बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से मोहम्मद गोरी का कमांडर नहीं था। मोहम्मद गोरी का वो स्लेव था। मोहम्मद गोरी ने उसको खरीदा था। बात आ रही है समझ? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को प्रूव करता है और आगे चल के मोहम्मद गोरी के साथ उसने कई सारे पुराने बैटल्स किए होते हैं और धीमे धीमे वो नेतृत्व सेना का अपने हाथ में ले लेता है। मोहम्मद गोरी का बहुत ही भरोसेमंद वो बन जाता है
और फाइनली क्या होता है, मोहम्मद गोरी की जब 1200 के आसपास जब मृत्यु होती है तो उसके बाद दिल्ली में मोहम्मद गोरी का सपना साकार करने कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि मोहम्मद गोरी का सपना होता है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोनों का सपना होता है कि दिल्ली पर राज करना है। तो अब मोहम्मद गोरी तो रहा नहीं होता है और फाइनली यहां पर आता कौन है, यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली में आता है तो दिल्ली में आकर ही ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और अपनी डायनेस्टी की स्थापना वहां पर करता है, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। ये जो दिल्ली सल्तनत है आपकी, अब देखिए यहां से आपके मेनली क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपकी 5 डायनेस्टीज हैं। ये 5 डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? स्लेव डायनेस्टी, इसी को हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है खिलजी डायनेस्टी, तीसरी है तुगलक डायनेस्टी, चौथी है सैयद डायनेस्टी और 5वीं है लोधी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन किया हुआ है। जो दिल्ली सल्तनत है इसका टोटल टेन्योर देख लो क्या है। 1206 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। मतलब कहने का कि 1206 से लेकर 1526 के बीच में इन 5 डायनेस्टीज ने शासन किया हुआ है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको पहले बताई हुई है, जीजा का टकला साला, या फिर और भी कई सारी ट्रिक है, वो उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, जी फॉर गुलाम वंश, जीजा का, के फॉर खिलजी, टकला टी फॉर तुगलक, साला एस फॉर सैयद और एल फॉर लोधी। आप इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप ध्यान रख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत है, 5 ही तो केवल डायनेस्टीज हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपसे टाइम पीरियड पूछेगा तो वो डायनेस्टीज के पूछेगा, डायनेस्टीज के अंदर शासकों के टाइम पीरियड आपसे एसएससी में नहीं पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था। 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद खिलजीज आ जाते हैं, खिलजी शासन करते हैं 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद तुगलक आते हैं और तुगलक शासन शुरू करते हैं 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद उसके बाद आते हैं, ये 1414 से लेकर शासन शुरू करते हैं और 1450 तक शासन करते हैं। और आखिर में लोधी डायनेस्टी आती है, ये 1451 से शासन शुरू करके 1526 तक शासन करती है और यहीं पे आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म होगी जाके। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम पीरियड मैक्सिमम अगर एसएससी आपसे पूछेगा तो यहां तक ही पूछेगा। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी बोलिए, बोलो भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक करके अब यहां पर डायनेस्टीज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी की जो हिरार्की है इसको समझो। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहां पर कुछ महीनों के लिए सिर्फ कौन आएगा? आराम शाह आएगा। कौन? आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, ये भी केवल कुछ महीनों के लिए आएगा। उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद मोइजुद्दीन बहराम, देन अलाउद्दीन मसूद, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, इसके बाद कैकूबाद और इसके बाद कैमुर्स। अब समझो है क्या, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहली चीज, इसने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया था? इसने, आपको ध्यान रखना है, इसने मलिक का टाइटल एक्सेप्ट किया था और दूसरा इसने सिपह सलार का टाइटल एक्सेप्ट किया था। किसका? सिपह सलार। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, लोगों ने भी इसको एक टाइटल दिया था। लोगों ने इसको कौन सा टाइटल दिया था? लाख बख्श का टाइटल दिया था। लाख बख्श, क्योंकि इसकी फितरत थी कि अगर किसी के ऊपर ये इसका दिल पसीज जाता था तो हजारों अशरफियां ऐसे ही दान में दे देता था। इस वजह से लोगों ने इसको लाख बख्श बोला था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बिल्डिंग है वो अभी मैंने आपको बता दी है। इसकी 2 बिल्डिंग है, कुतुब मीनार इसने बनाई हुई है और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक से बनने वाले और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो आपका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, गूगल में लिखा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बाद में कमेंट करते हो, गूगल में लिखा हुआ है। जब आप गूगल में लिखोगे
कि हु इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपका आंसर लिख कर आएगा उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन भाई ध्यान रखो, विकिपीडिया में अगर तुम्हारा भी अकाउंट होगा ना, तो वहां पे जाके आप भी एडिट करके जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है, वही अगले लोगों को फिर दिखने लगेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब सुल्तान का टाइटल ही नहीं एक्सेप्ट किया तो वो सुल्तान कैसे हो गया? सुल्तान का टाइटल सबसे पहले यहां पर एक्सेप्ट किया था इल्तुतमिश ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर होगा इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, अगर एसएससी में पूछेगा और अगर आपने जाके गूगल वाला आंसर लगाया तो वहां पे आपका काम हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलना आके। इसके बाद क्या है, इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है, इल्तुतमिश कौन होता है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो होता ही होता है, साथ में उसका दामाद भी होता है। आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी करता है। एक क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा शासक था जिसकी घोड़े से गिरकर मौत हुई थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हुई थी चौगान खेलते हुए। चौगान का मतलब समझते हो? पोलो, घोड़े में बैठ के स्टिक से बॉल मारते हैं ना, तो वही वो खेल रहा था जिससे घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। रिब्स टूट गई थी और उसके बाद काफी दिन के बाद बीमार रहने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब देखो इल्तुतमिश से क्या क्वेश्चन बनते हैं। इल्तुतमिश ने दो तरीके की करेंसी लॉन्च करी थी, मतलब दो सिक्के लॉन्च किए थे। एक इसने सिल्वर कॉइन मतलब चांदी का सिक्का लॉन्च किया था और दूसरा इसने कूपर कॉइन मतलब तांबे का सिक्का लॉन्च किया था। जो सिल्वर कॉइन लॉन्च किया था इसको हम लोग टंका के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? टंका। और जो कूपर कॉइन लॉन्च किया था इसको हम लोग जीतल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जीतल। इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में सुल्तान गढ़ी की भी स्थापना करी हुई है। ठीक है, किसकी? सुल्तान गढ़ी की स्थापना। ये सुल्तान गढ़ी कहां पर है? दिल्ली में ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, मेहरौली में। इसके बाद ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश से एक और क्वेश्चन बनता है। इसने चहलगानी एस्टैब्लिश करी थी। क्या एस्टैब्लिश करी थी? चहलगानी। चहलगानी का मतलब समझ रहे हो? 40 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। ये 40 लोगों का जो ग्रुप हुआ करता था, इसका मेन मकसद होता था कि इल्तुतमिश की हिफाजत करना, मतलब सुल्तान की हिफाजत करना मेन मकसद हुआ करता था। चहलगानी, इन्हीं को चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके इल्तुतमिश से बनते हैं। इतने क्वेश्चन आप कम से कम ध्यान रखोगे। इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश की 1235 में मृत्यु हो जाती है और देन इल्तुतमिश का बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज। देखो, इल्तुतमिश का एक बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज और इल्तुतमिश की एक बेटी होती है रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज जो होता है इसके अंदर शासक के लक्षण नहीं होते हैं, मतलब यह शासन काल को लेकर सीरियस नहीं होता है। ये तख्त पर तो बैठ जाता है दिल्ली सल्तनत के, लेकिन लोग इसके डिसीजन से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर फैसला लेने की बात आती तो यह फैसला ही नहीं कर पाता। उस केस में क्या है कि जो रजिया सुल्तान होती हैं ये अपने भाई को बोलती हैं कि तुम पिता की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिला रहे हो, तुम्हें शासन करना नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं शासन कर लेती हूं। और रजिया सुल्तान एक दिन अपने भाई को पछाड़ के गद्दी पर जाके बैठ जाती है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब कि रुकनुद्दीन फिरोज को बोलती है कि तुमसे शासन नहीं हो पाएगा, तुम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सुल्तान थे इल्तुतमिश, हमारे जो पिता थे, उनकी इज्जत केवल खराब कर रहे हो और ये मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, मैं शासन करूंगी। रजिया सुल्तान जब तख्त पर बैठती है तो एक किसी को गवारा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही होती है और जाहिर सी बात है महिलाओं को शासन करना किसी को गवार नहीं होता है। अभी कोई भाई साहब मुझसे कह रहे थे कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करते थे। अगर गर्ल्स की रिस्पेक्ट कर रहे होते तो रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड इतनी जल्दी क्यों चला गया था? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गर्ल्स की रिस्पेक्ट होती थी, फीमेल्स की रिस्पेक्ट होती थी, तो रजिया सुल्ताना ने केवल 4 साल शासन क्यों किया? और रजिया सुल्ताना की मौत के पीछे उनके भाई और हस्बैंड अल्तुनिया का हाथ क्यों था? जरा इतिहास को पढ़ो, समझो, दिमाग से सोचो, समझ आ जाएगा। एक चीज और, सऊदी अरेबिया में अभी करंट अफेयर पढ़ते हो ना आप लोग, सऊदी अरेबिया में अभी महिलाओं को परमिशन मिली है पिछले साल कि वो शौहर से बिना पूछे घर के बाहर जा सकती हैं। अभी हाल ही में अब जाके हुआ है कि सऊदी अरेबिया में महिलाओं को फोर्स ज्वाइन करने का अधिकार मिला है। और अभी 2015 में, 4 साल पहले आज से हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। अभी तो हम लोग आगे जा रहे हैं चांद पे, अब तो हम लोग अपने रोवर्स पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि इस दौर में भी 2015 में सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस लेने की इजाजत दी है। और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। भाई साहब, अगर रिस्पेक्ट होती थी तो गुलाम मंच नाम ही क्यों है? जवाब दे सकते हो, गुलाम मंच नाम ही क्यों है? क्योंकि गुलामी ही यहां पर होती थी। सिर्फ
जो तख्त पर बैठता था वही सुल्तान होता था, बाकी सब प्रजा नहीं होती थी, बाकी सब गुलाम हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? वो कौन सा सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे? आपका आंसर क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है ना? तो ये वो दौर था जब गुलामों की होड़ लगा करती थी। जो जितना बड़ा सुल्तान बनेगा वो इस बिहाफ पर बनेगा कि जिसके पास जितने ज्यादा स्लेव होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम होंगे, वो उतना बड़ा सुल्तान होगा। ये वो दौर था। तो समझने की कोशिश करो। अब देखो होता क्या है कि रजिया सुल्तान जब तख्त पर बैठती है तो भाई साहब किसी को नागवार होता है, हर किसी को तो गवारा ये चीज होती नहीं है कि एक औरत तख्त पर बैठ चुकी है। और फाइनली इनके खिलाफ यहां पर विद्रोह होने लगता है। साथ में रजिया सुल्तान एक और डिसीजन लेती हैं। आपको पता ही है पर्दा सिस्टम को ऑप्ट करना होता है। यह फैसला लेती हैं कि पर्दा सिस्टम को ऑप्ट नहीं करेंगी, ये ऑप्ट करेंगी दो चीजों को, एक तो कुबा को ऑप्ट करेंगी और दूसरा कुल्हा को ऑप्ट करेंगी। कुबा और कुल्हा, ध्यान रखिए आप लोग मजहब पर मत जाया करो। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं, जमीन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हिंदुस्तान की बात इसीलिए नहीं करी। बात आ रही है समझ? ओके, मैंने बांग्लादेश की बात नहीं करी है, मैंने बात करी है किसकी? मैंने अरेबियन कंट्रीज की बात करी हुई है, जो सत्य आप नकार नहीं सकते हो। इसलिए मजहब पे ये चीज मत ले जाना। बार बार अपनी उस सोच से बाहर निकलो और जहां पर आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, तो वो एक सोच रखो, वो सोच खुद के पास भी आप रखो। तो इन्होंने क्या किया था? कुबा और कुल्हा ये दो चीजें ऑप्ट करी थी। कुबा का मतलब कैप, मतलब ताज, और कुल्हा का मतलब ब्लेजर। ब्लेजर मतलब वो कोट हुआ करता था जो कि सुल्तान पहनते थे। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना जी जब ये ऑप्ट नहीं किया, पर्दा सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया, इन्होंने कुबा और कुल्हा को ऑप्ट किया, तो उसके बाद इनका भारी विरोध होने लगा। जब इनका विरोध होने लगा तो ये केवल 4 साल तक ही यहां पर शासन कर पाती हैं और फाइनली इनको राज छोड़ के यहां पर जाना पड़ता है। स्टोरी लाइन अप ऐसा बोलती है। देखो इन्होंने जो शासन किया था ये 1236 से लेकर 40 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद इन्हें राज्य छोड़ के जाना पड़ता है और आगे चल के 1248 के आसपास इनको मार दिया जाता है। इनके खिलाफ कंस्पिरेसी करी जाती है इनके हस्बैंड अल्तूनिया और इनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा। आवाज तो मेरी बराबर आ रही है आप सभी को? बताइए, आवाज तो आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होता है, देखो रजिया सुल्ताना केवल 4 साल तक ही शासन कर पाती है। यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन है? तो यह है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना से एक और क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? रजिया सुल्तान ने 3 तरीके के सिक्के चलाए थे। एक सिक्के में लिखा था इल्तुतमिश की बेटी। क्या लिखा था? इल्तुतमिश की बेटी। दूसरे सिक्के में लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी। और तीसरे सिक्के में क्या लिखा था? न्याय की रानी। क्या लिखा था? न्याय की रानी। तो ये 3 सिक्के रजिया सुल्तान ने चलाए थे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। पहले सिक्के में लिखा था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे में लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी और तीसरे में लिखा था न्याय की रानी। ठीक है, ये 3 सिक्के रजिया सुल्ताना के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद क्या होता है यार, 1240 में जब रजिया सुल्तान गद्दी छोड़ देती है तो उसके बाद इनको अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है यहां पर कि ये जो 3 लोग हैं ये तीनों स्लेव होते हैं। और ये 3 स्लेव कहां के होते हैं? ये तीनों स्लेव होते हैं चहलगानी के, जो कि इल्तुतमिश ने एस्टैब्लिश करी होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सुल्तान की हिफाजत करेगा। लेकिन इन्हीं 40 लोगों में से अब इल्तुतमिश तो रहे नहीं होते हैं और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान अपनी जान बचा के यहां से निकल चुकी होती है डायनेस्टी के बाहर। अब क्या है कि भैया यही चहलगानी यहां पर शासन करती है, क्योंकि भैया जिसके हाथ में पावर है वही तख्त पे शासन करेगा। तो सबसे पहले गद्दी पर इन्हीं 40 में से एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम को अलाउद्दीन मसूद मार के तख्त पर बैठता है और अलाउद्दीन मसूद को मार के नासिरुद्दीन महमूद तख्त पर बैठता है। और ये तीनों कौन होते हैं? ये तीनों इन 40 में से ही सरदार होते हैं। ये तीनों चहलगानी के ही मेंबर होते हैं। सवाल यह है कि 1240 से लेकर 1265 तक ये 3 लोग शासन करते हैं 25 साल। और इन 25 सालों में दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इन 25 सालों में कोई भी अटैक नहीं हुआ है,
कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब जाहिर सी बात है, अगर युद्ध नहीं हुआ है और बिल्डिंग नहीं बनी है तो एसएससी क्वेश्चन कहां से बनाएगा। ठीक है, ये तीनों जो शासन कर रहे थे ये सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहे। इन्होंने जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ये सिर्फ जितने स्लेव डायनेस्टी का भरा हुआ खजाना था उसको खाली करते रहे। लेकिन फाइनली दिल्ली सल्तनत को संभालने वाला, तख्त को संभालने वाला एक सुल्तान मिलता है दिल्ली सल्तनत को, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। जो बलबन होता है ये इसी चहलगानी का हिस्सा ये भी होता है, लेकिन बलबन जो होता है ये डिजर्विंग कैंडिडेट होता है सुल्तान बनने के लिए। फाइनली बलबन क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है नासिरुद्दीन महमूद को मार के 1265 में। लेकिन बलबन की जो सोच होती है वो सिर्फ खा पी के बराबर करने वाली सोच नहीं होती है। बलबन की सोच ये होती है कि किस तरीके से जनता का ख्याल रखा जाए, जनता के लिए रिफॉर्म की बात करी जाए और किस तरीके से एक सुल्तान बन के उभरा जाए। बात आ रही है समझ, जिसका चारों तरफ दबदबा हो। अब बलबन बैठता है गद्दी पर। जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठता है भैया, बलबन के सामने दो दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि भाई साहब वही वाली हालत, आपके दोस्तों के बीच में कल को आपका यूपीएससी निकल जाता है या एसएससी निकल जाता है तो बाकी जितने दोस्त जो साथ में घूम रहे होते थे सुबह शाम तक आपके साथ, एक आध ही आपके साथ खुश होगा आपकी सफलता से, बाकी सबके मुंह बन जाएंगे। वो सब ये सोचेंगे अंदर ही अंदर, अरे यार घूमता तो हमारे साथ रहता था, अभी एसएससी में इंस्पेक्टर बन गया यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया या फिर आईएएस बन गया यार, ये कैसे हो गया यार। उसके बाद से उनकी आपसे पटरी नहीं खाएगी, अंदर ही अंदर चालू हो जाएगी कोई दूसरी स्टोरी। सिंपली यहां पर भी होता है, इन सभी को पता होता है कि बलबन इनमें से डिजर्विंग कैंडिडेट है। जब बलबन तख्त पे बैठता है तो बाकी के जो चहलगानी सदस्य होते हैं ये इसको मारने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। और देखो बलबन भी वहीं से उठा होता है। बलबन को पता होता है ये दौर वो चल रहा होता है कि तख्त पर वही बैठेगा जो तख्त को खाली कर देगा। मतलब वही आप देख रहे हो दौर क्या चला आ रहा है, जो तख्त पर बैठना चाहता है वो सुल्तान को मारेगा और तख्त पर खुद सुल्तान बन के बैठ जाएगा। तो बलबन को पता होता है सबसे बड़ा चैलेंज है उसके सामने चहलगानी। चहलगानी को अगर खत्म नहीं किया तो कल को उसका भी नंबर आ सकता है। बलबन क्या करता है, गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले आदेश देता है और हफ्ते भर के अंदर चहलगानी के जितने भी लोग बचे होते हैं, इन 40 में से जितने भी 30 के आसपास लोग बचे होते हैं उन सबको कत्ल करवा देता है। मतलब सबसे पहले तो अपने ऊपर से एक खतरा हटाता है। अब दूसरी दिक्कत बलबन के सामने एक और होती है। बलबन भाई साहब जब जाते हैं बाहर चौक में निकलते हैं तो पहले सुल्तानों का दबदबा कुछ और हुआ करता था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे, रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड पे। लेकिन अब बलबन जब बाहर निकलते हैं तो भैया प्रजा को कोई होश ही नहीं होता है, प्रजा के अंदर कोई डर ही नहीं होता है। अचानक से बिगुल बजा दिया जाता है कि सुल्तान आ रहा है। प्रजा कहती है आ रहा होगा सुल्तान, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आ रहा होगा सुल्तान। हम नहीं जानते किसी सुल्तान उल्तान को, क्योंकि भैया पिछले 25 साल के टाइम पीरियड पे बहराम, मसूद और महमूद, इन तीनों ने तो कुछ किया नहीं होता है। ये कभी जनता से तो रूबरू हुए नहीं होते हैं, ये सिर्फ भोग विलास में लिप्त थे और खजाने खाली कर रहे थे। अब बलबन जब जाता है ये सब देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, कहता है यार सुल्तान को कोई नहीं पहचान रहा है यार, ये यार क्या है, गजब बेइज्जती है यार। फाइनली ही हैड डिसाइडेड, वो इतिहास उठा के देखता है कि यहां पर लोग किससे डरते हैं। उसे पता होता है कि यहां पर लोग फारसी लोगों से डरते हैं। फारसियों ने पुराने टाइम पे जिस तरीके से बर्बरता से आक्रमण किए थे, लोगों में अगर डर कायम करना है तो फारसी सभ्यता को यहां अप्लाई करना होगा। और इसी के तहत बलबन क्या करता है, अपने कोर्ट में पर्शियन कल्चर को अप्लाई कर देता है। किसको? पर्शियन कल्चर को, फारसी सभ्यता को अप्लाई कर देता है। और अपने कोर्ट में 2 प्रथाएं भी लॉन्च करता है। एक प्रथा का मतलब होता है सजदा और दूसरे का मतलब होता है पैबोस। सजदा और पैबोस, ये 2 प्रथा लॉन्च करता है। सजदा का मतलब यह होता है कि कोई भी बलबन से मिलने आएगा तो पहले उसको लेट कर दंडवत प्रणाम करेगा। और पैबोस का मतलब यह है कि अगर सुल्तान से तुम्हें कुछ कहना है तो कहने से पहले उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पैबोस। तो ये 2 सिस्टम इसने पर्शियन कोर्ट में लॉन्च किए थे बलबन ने। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, बलबन से एक और क्वेश्चन पूछता है। इसने एक सिक्का भी जारी किया था। इस सिक्के का नाम क्या था? इस सिक्के का नाम था बलबनी कॉइन। क्या था? बलबनी सिक्के के नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर? इतनी बात आ गई समझ। अब देखिए बलबन शासन करता है 1265 से लेकर 1287 तक। और 87 में क्या होता है, अभी देखो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, 1206 से लेकर 1290 तक के टाइम पीरियड। अब 1287 आ चुका है, मतलब 3 साल में स्लेव डायनेस्टी खत्म होने वाली है। 87 में ऐसा क्या होता है कि स्लेव डायनेस्टी खत्म होने लगती है? मंगोल आक्रमण कर देते हैं।
भारत में दिल्ली के तख्त के ऊपर मंगोल आक्रमण कर देते हैं। वही छोटी छोटी आंखों वाले मंगोल, काफी क्रूर हुआ करते थे, तहस नहस कर दिया करते थे जहां पर भी आक्रमण करते थे। ये भी बड़ी बर्बरता से पेश आया करते थे। लेकिन मंगोलों की एक अलग स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। ये पढ़े लिखे तो बिल्कुल हुआ नहीं करते थे, तो भैया ये जहां पर भी आक्रमण करते थे वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश करते थे। सिर्फ फसलों को खराब कर देना, औरतों के साथ जबरदस्ती करना, आदमियों को कत्ल कर देना, बस यही काम क्या करते थे। तख्त को लूट लेना, यही सब। लेकिन ये शासन वगैरह नहीं करते थे, ये सब चलते फिरते नजर आते थे। कभी 30 दिन यहां रह लिए डेरा डाल के, तो अगले 30 किलोमीटर के बाद अगले 20 दिन रह लिए, फिर अगले 50 किलोमीटर के बाद 10 दिन वहां डेरा डाल लिया। ऐसे काम करते थे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, 1287 में आक्रमण कर देते हैं। बलबन का बड़ा बेटा मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है, उसके बाद बलबन भी मारा जाता है मंगोलों से लड़ते हुए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी को 1287 से 90 के बीच में इन 3 सालों में 2 सुल्तान मिलते हैं। एक का नाम है कैकुबाद और दूसरे का नाम है कैमुर्स। कैमुर्स आखिरी शासक था, इसके बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इन दोनों के शासनकाल में हालांकि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग अपनी जान ही बचाते रहते हैं। कभी तख्त पर आते हैं, कभी इन्हें फिर भागना पड़ता है, क्योंकि मंगोल कभी भी आक्रमण कर दिया करते थे। मंगोल आसपास के पूरे प्रोविंस में फैल चुके थे, तो ये अपना शासन वैसे भी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। 1290 में पूर्णतः स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस किए हुए हैं। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं। बताइए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार पानी पी लो मैं। अगली जो हमारी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी। अब देखो, खिलजी डायनेस्टी जो है ये आपकी 1290 से स्टार्ट होती है और 1320 तक शासन करती है, ठीक है, 30 साल तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम टाइम पीरियड तक किसने शासन किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा खिलजी डायनेस्टी ने सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जैसे आप लोगों ने देखा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी तरीके से खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ये था गयासुद्दीन, माफ करिएगा, जो फाउंडर था ये कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, अब मुझे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोगों को कहानी पता है। होता क्या है भैया कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, ये अफगानिस्तान की तरफ से आया होता है। ये खिलजियों का सरदार होता है, ठीक है। और खिलजियों का सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका ये भतीजा होता है। कौन? इसका नाम क्या होता है? इसका असली नाम होता है अली गुरशास्प। क्या नाम होता है? अली गुरशास्प, ठीक है। लेकिन इसने अपना नाम खुद रखा होता है अलाउद्दीन। क्या नाम रखा होता है? अलाउद्दीन। ये शासकों वाला नाम होता है, इसको अपना नाम पसंद नहीं होता है अली गुरशास्प। ये अपना नाम क्या रखता है? अलाउद्दीन खिलजी रखता है नाम खुद। अब ये जो होता है, ये अपने चाचा से ये एक्सपेक्ट करता होता है शुरुआत से ही कि चाचा कब हमारे तख्त छोड़े और खिलजियों का सरदार कौन बन जाए? अलाउद्दीन बन जाए। लेकिन इनके जो चाचा होते हैं, इनके चाचा को वैसे भी वही वाली इनके चाचा का हिसाब किताब हो रहा होता है भैया। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लेकिन खाना है बटर चिकन। मतलब कहने का कि उम्र ढली जा रही है, एक पैर कब्र में है, एक पैर इधर है, लेकिन अरमान नहीं मर रहे हैं, अरमान जागते चले जा रहे हैं। तख्त और आगे बढ़े और शासन लगातार चलता रहे। अलाउद्दीन की तो वो सोच ही नहीं रहे होते हैं। फाइनली यहां पर क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले ही स्ट्रैटेजी ये बना चुका होता है कि ये आक्रमण करेगा कहां पर? दिल्ली के तख्त पे। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर मंगोल दिल्ली पर आक्रमण ना करते तो कुछ टाइम के बाद
बलबन के ऊपर आक्रमण कौन कर देते? खिलजी कर देते। जब खिलजी यहां पर आ रहे होते हैं तो उससे पहले ही इन्हें 1290 के आसपास पता लग चुका होता है कि भैया यहां पे तो मंगोलों ने आक्रमण कर दिया है। अब मंगोलों से इनकी भी हवा खराब होती थी, मंगोलों से इनको भी दिक्कत थी भैया कि मंगोलों से कौन लड़ेगा, इतने क्रूर होते हैं, हमें ही पता पता के मारेंगे, दूर दूर तक पद्दी कराएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इस केस में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है वो बैक स्टेप कर लेता है, वो सोचता है कि हमारा काम नहीं बन पाएगा। तब बाकी आपने मूवी में देखा हुआ है ना, उस टाइम पे अलाउद्दीन क्या होता है, काफी महत्वाकांक्षी होता है, इसको बाय हुक और क्रुक रूल करना होता है, इसको भी शासक बनना होता है। इसका दिमाग में हमेशा चला करता होता है कि मुझे कैसे भी करके सुल्तान बनना है, और ये मौके का इंतजार करता होता है कि कब इसका चाचा इसको कोई मौका दे तो ये अपने आप को प्रूव कर सके। और जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही है, कर्तव्य दिखाने का टाइम वो होता है जब दुनिया जिस काम को करने से मना कर दे। जिस टाइम पर दुनिया जिस काम को करने से मना कर दे, अगर आपने कर लिया तो आपका वहीं पे दबदबा कायम। सेम अलाउद्दीन के साथ होता है। यहां पर जब हर कोई मंगोलों के सामने हाथ खड़े कर लेता है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता है, मैं जाऊंगा मंगोलों से लड़ने। तो मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, वो कहता है ना, अलाउद्दीन हमें तुम्हारे खोखले वादे नहीं चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने वादों के नीचे तुम ही दफन हो जाओगे। तो कहता है सुल्तान आपका भरोसा ही हमारी फतेह है। और फाइनली ये मंगोलों से लड़ता है, ये मंगोलों से लड़ता है करीब 1291 में, और इसकी जीत होती है और यहीं से खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद खिलजीज 30 साल तक रूल करते हैं, सारी चीजें सही चल रही होती है। अलाउद्दीन खिलजी को यह लग रहा होता है कि जब मंगोलों को उसने पीछे ढकेला है, मंगोलों से भारत को बचाया है, उस केस में अलाउद्दीन खिलजी को यह एक्सपेक्टेशन अपने चाचा से बहुत ज्यादा हो चुकी होती है कि अब तो मेरा चाचा मुझे तख्त दे देगा। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो भैया वही वाली हालत, बटर चिकन चाहिए, दांत हो या ना हो, आंत हो या ना हो, बटर चिकन तो चाहिए, वो भी हड्डी वाला। भैया ये शासन करते रहते हैं और फाइनली 1296 में 6 साल के बाद ये देवगिरी को लूट के आता है, और देवगिरी को लूट के आने के बाद कारा में ये अपने चाचा को ही मार देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही कत्ल कर देता है, और यहीं से तख्ता पलट हो जाता है खिलजीज में। 1296 पे तख्त पर बैठ जाता है और उसके बाद 1316 तक लगातार 20 साल तक ये खिलजियों का शासक बन के रहता है और दिल्ली सल्तनत पे अपनी हुकूमत जमा कर रखता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक चीज मलिक कफूर के बारे में, मूवी में एक चीज गलत दिखाई गई है। मूवी में यह दिखाया गया है आपको कि इसका चाचा आता है, वो मलिक कफूर को लेकर आता है और अलाउद्दीन को गिफ्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, अलाउद्दीन मलिक कफूर को खुद खरीद के लाया था, और मलिक कफूर का नाम मलिक कफूर नहीं था, उसका नाम था मलिक मनी। उसको राजस्थान के पास से अलाउद्दीन खिलजी खरीद कर लाया था 1000 दिनार में, 1000 दिनार में खरीद कर लाया, इस वजह से उसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया था। और साथ में जब वो उसे लेकर आया था अलाउद्दीन खिलजी उसको बहुत पसंद करता था। किसको? मलिक कफूर को। जब वो मलिक मनी को लेकर आया था तो उसने उसका नाम मलिक कफूर रखा और उसको एक टाइटल भी दिया था। क्या? नायाब का टाइटल दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नायाब का टाइटल दिया, तो आपका आंसर होगा मलिक कफूर को नायाब का टाइटल दिया था। अब देखो होता क्या है, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन से ही बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान यही माना जाता है। जो 20 साल में इसने रिफॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत के ऊपर किए हैं, उतने रिफॉर्म किसी भी सुल्तान ने नहीं किए हैं। इसके रिफॉर्म पर जरूर बात होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अलाउद्दीन से बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको समझो। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, इसने आर्मी को रिफॉर्म किया। क्या किया? आर्मी को रिफॉर्म। अभी तक क्या होता था कि कोई भी राजा अगर लड़ने जाता था तो वो राजा अपना शस्त्रागार खोल देता था और उस राज्य में जितने भी बूढ़े और बच्चे हुआ करते थे जो कि लड़ने के लिए परिपक्व हैं, 15 साल से लेकर 55 साल तक के, वो सब सीधे चले जाते थे शस्त्र उठा के लड़ने के लिए। अलाउद्दीन ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हमें आर्मी में सिर्फ सोल्जर चाहिए, सिर्फ वॉरियर चाहिए, जिनके अंदर पोटेंशियल होगा वही युद्ध लड़ेंगे, बाकी लोग अपने घर बैठे। तो इसने क्या किया? आर्मी को रिफॉर्म किया और ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। क्या किया? ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो कि आज की डेट में जिसको आप जैसे पुलिस और आर्मी में खुली भर्ती होती है ना, वैसे ही इसने स्टार्ट करी। साथ में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को सैलरी दी थी।
दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इसने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी थी, जमीन को नापने की इकाई, जिसका नाम था बिस्वा। बिस्वा नाम की इसने इकाई लॉन्च करी थी। साथ में आपको ध्यान रखना है इसने क्या किया, इसने दाग और हुलिया सिस्टम लॉन्च किया था। दाग और हुलिया, हुलिया का मतलब आप लोग बोलते हो ना यार क्या हुलिया बना रखा है, मतलब ड्रेस, यूनिफॉर्म। इसने अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म भी दी थी। और दाग का मतलब क्या होता था, दाग का मतलब यह होता था कि यह वो दौर चलता था जिसमें जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े हुआ करते थे उसकी जीत युद्ध में लगभग उतनी ही तय हुआ करती थी। तो युद्ध में क्या होता था, अपने घोड़े पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। कोई भी व्यक्ति अगर घोड़े से गिर गया, ठीक है, तो फिर उसके पास तुरंत दूसरा घोड़ा पहुंचना चाहिए। इस केस में अपने घोड़े दूर से ही पहचानने में आ जाएं, इसने क्या किया, अपने हर एक घोड़े पे गरम करके मोहर लगा दी जाती है ना, मतलब दाग लग जाता है ना, फिर कभी छूटता नहीं है, दूर से ही समझ आ जाए। अपने हर घोड़े पे इसने दाग लगवाया था, जिसको दाग प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो दाग और हुलिया सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगला आपको ध्यान रखना है, इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लॉन्च किया था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और मार्केट कंट्रोल सिस्टम में इसने टैक्स कितने परसेंट रखा था, इसने टैक्स रखा था 50%। 50%। दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर सुल्तानों में कोई सबसे बेहतर कार्य करके गया है तो वो यही करके गया है। एक्चुअली इससे पहले क्या था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो ये सुल्तान थे, सुल्तान मुंह उठा के चले आते थे कहीं पर भी चौक पे। आज मान लो कि सुल्तान ने देख लिया कि हमारा खजाना खाली हो रहा है, तो सुल्तान ने क्या कहा, चलो भाई आज घोड़े ओड़े लेकर चलो, सबके बीच में बस्तियों में जाते हैं। और बीच में आके सुल्तान खड़ा हो जाता था और फिर बिगुल बजा दिया जाता था, सुनो सुनो सुनो, हाँ भाई सुल्तान आ चुके हैं और इनको इतना पैसा चाहिए, मतलब 500 सिक्के मुझे आज चाहिए, सुल्तान ने बोले। अब जिसको भी अपनी जान बचानी है वो 500 सिक्के तो देगा ही देगा, क्योंकि सुल्तान ने मांगे। ये कंडीशन अलाउद्दीन से पहले चला करती थी। अब जो व्यक्ति 500 सिक्के कमा के ला रहा है वो तो अपनी पूरी कमाई दे देगा सुल्तान को, भले ही आज भूखा सो जाए। जो व्यक्ति 1000 सिक्के कमा के ला रहा है वो 500 सिक्के आराम से दे देगा, बाकी 500 उसके पास बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जान बची चलो। लेकिन जो मान लो 100 सिक्के ही कमा के ला रहा है वो 500 सिक्के कैसे देगा, वो भले ही कोई चीज अपनी गिरवी रखे, उसको सुल्तान ने जितना मांगा है उतना देना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसने बंद करी। इसने क्या कहा, इसने कहा अब से आपको अंधा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप जितना कमाओगे उसका 50% आपको टैक्स देना है। अगर आप 100 सिक्के कमा रहे हो तो 50 सिक्के दोगे, 250 कमा रहे हो तो उसका आधा दोगे, 500 कमा रहे हो तो उसका आधा दोगे, 1000 कमा रहे हो तो उसका आधा दोगे, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि सीधा सा 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा। इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम में ऑफिसर नियुक्त किए, और इन ऑफिसर्स को इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। इक्तेदार, ये इक्तेदार ही क्या करते थे, लोगों के अकाउंट्स का खास ख्याल रखते थे कि भैया कौन कितना कमा रहा है, कोई टैक्स की चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी और चीज, अलाउद्दीन ने टैक्स में ही 2 टैक्स और लगाए थे। इसने एक घराई नाम का टैक्स लगाया था, घराई, और दूसरा इसने चराई नाम का टैक्स लगाया था। घराई आपको नाम से ही समझ आ रहा है, घर पे रहने के लिए जो आपको हाउस टैक्स देना होता था, दिस इज कॉल्ड घराई। और चराई का मतलब जो लोग अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे, तो अगर आप चरने के लिए छोड़ रहे हो तो प्रॉपर चारागाह बना रहता था, आप वहां पे अपने पशुओं को छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चराई नाम का टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के ऊपर कई सारी बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं, जैसे कि इसने अलाई मीनार बनाई हुई है, अलाई मीनार। साथ में इसने अलाई दरवाजा बनाया हुआ है, अलाई दरवाजा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की जो बिल्डिंग है इसमें इसने हौज खास बनाया हुआ है। साथ में इसने चोर मीनार भी बनाई हुई है, चोर मीनार, ठीक है। ये सारे इसके बिल्डिंग्स हैं, ध्यान रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली सल्तनत के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओके विशाल, ओके। कोई समस्या तो नहीं, सब सही चल रहा है। केशव का कहना है 20% सही रहता
ठीक है, देखो चोर मीनार जो बनाई गई थी, चोर मीनार जो बनाई गई थी, अरे यार चार मीनार इसको ना समझना, ठीक है। चोर मीनार जो बनाई गई थी ये एक पर्टिकुलर किले टाइप का है, किले बंदी करने के लिए, और इसमें ऐसे झरोके बना दिए गए थे, ठीक है। ऐसे इसमें झरोके बने हुए हैं। तो एक ऐसी दीवार जहां पे झरोके बने हुए हैं, इन झरोकों से अंदर से तो कोई भी देख सकता है और बाहर की तरफ निशाना लगा सकता है, ठीक है, लेकिन बाहर से कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो एंटर करना हौज खास में बड़ा मुश्किल हुआ करता था चोर मीनार की वजह से। इस वजह से इसको चोर मीनार बोलते थे, क्योंकि आप इसमें चोरी छुप के बैठ के कहीं पर भी निशाना लगा सकते थे, ठीक है। तो एक तरीके से शील्ड की तरह ये काम करता था। तो अलाउद्दीन से बनने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे ये कौन से पोएट थे जिनको अलाउद्दीन का संरक्षण प्राप्त था। इनका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक पोएट थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है? तोताए हिंद। अमीर खुसरो को तोताए हिंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको पोइट्री पढ़ना इतने बेहतरीन तरीके से आता था और ये इतने निपुण थे पोइट्री पढ़ने में कि अलाउद्दीन हमेशा इनको अपने पास रखता था। अलाउद्दीन की खास बात क्या थी कि वो अमीर खुसरो से एंटरटेनमेंट कराता रहता था। वो अलाउद्दीन कोई भी बात अपनी अमीर खुसरो को बोलता था और अमीर खुसरो तुरंत उसको पोइट्री के फॉर्म में ट्रांसलेट करके सुना देते थे, ठीक है। क्लियर? इसी वजह से अलाउद्दीन ने तोताए हिंद का टाइटल दिया था अमीर खुसरो को, ठीक है। बात आ गई समझ? तो इतने सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अलाउद्दीन से, ये आपको ध्यान रखने हैं। अलाउद्दीन ने टाइटल कौन सा एक्सेप्ट किया था? जाहिर सी बात है सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, खिलजी सल्तनत के अंदर 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो जाती है। ओके, और 1316 के बाद यहां पर आ जाता है मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो 1316 से लेकर 1320 तक यह शासन करता है। लेकिन इसके बीच में पता है क्या होता है? इसके बीच में मलिक कफूर 36 दिन का सुल्तान बनता है दिल्ली के तख्त के ऊपर, 36 डेज का। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो मलिक कफूर अपने वैसी रूप में आ जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की दोनों आंखें निकलवाता है अपने सामने दरबार में बैठ के, और उस 36 दिन के अंदर दिल्ली सल्तनत के तख्त में वो कोहराम मचता है कि दिल्ली सल्तनत में अपने ही लोगों को कोई भी अगर मलिक कफूर की तरफ घूर के भी देख देता था तो उसकी गर्दन कलम करवा देता था। वो लोग इससे त्रस्त हो चुके थे केवल 36 दिन के अंदर ही। इसने इतना खून दिल्ली सल्तनत के ऊपर बहाया है जितना तो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे पूरे युद्धों को मिलाकर भी नहीं हुआ था। 36 दिन में बिल्कुल पागल सा हो गया था मलिक कफूर, ठीक है, साइको टाइप हो गया था। 36 दिन के बाद इसको भी मार दिया गया था। किसको? मलिक कफूर को। ओके, और फाइनली खिलजी सल्तनत ने 1340 तक रूल किया और उसके बाद तुगलक यहां पर आ गए। तुगलकों का जो फाउंडर था ये कौन था? फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया। आपसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत में गाजी का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया, तो आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्या क्या चीजें शुरू करी हैं। इसने इरिगेशन सिस्टम को स्टार्ट किया, मतलब सिंचाई व्यवस्था इसने स्टार्ट करी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसने डाक सेवा स्टार्ट करी, डाक व्यवस्था, पोस्टल सर्विस इसने स्टार्ट करी, और साथ में इसने नहरों का निर्माण कराया, कैनाल्स का इसने निर्माण कराया। ये 3 कार्य करने के लिए इसको क्रेडिट दिया जाता है। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। टाइम पीरियड क्या था? 1320 से लेकर 1325 तक, 5 साल तक ये शासन करता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक को इनका बेटा ही कत्ल कर देता है। उनके बेटे का नाम क्या होता है? इनके बेटे का नाम होता है जौना खां। क्या होता है? जौना खां। जौना खां अपने पिता को मार के जब गद्दी पर बैठता है तो ये अपना नाम बदल लेता है और अपना नाम क्या रखता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बता दूं पूरे दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो वो जौना खां ही था, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसी को पागल राजा के नाम से भी जानते हैं।
क्या बोला जाता है इसको? पागल राजा। रीजन पता है क्या था? इसके दिमाग में आइडियाज तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन उन आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था। इसी वजह से जनता काफी इससे परेशान रहती थी, और जनता जब परेशान रहती थी तो जनता ने इसको पागल राजा कहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है हु इज नोन एज द मैड किंग इन दिल्ली सल्तनत, तो आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो इसके ऐसे डिसीजन क्या हुए जिसकी वजह से जनता इसको पागल बोलने लगी थी। जौना खां जो था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, अब मैं जौना खां नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं मोहम्मद बिन तुगलक ही बोलूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से बिना किसी बड़ी प्लानिंग के महाराष्ट्र में देवगिरी आ जाता है और देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाने की कोशिश करता है। अब आप समझ लो कि यार अचानक से सारी प्रजा सो रही है, अगले दिन आके डुग्गी पिटवा देता है और सबको बोल देता है कि भाई साहब चलो सब लोग हमारे पीछे चलो। खुद तो घोड़े में बैठा होता है, पीछे से अपना सामान अमान, और पीछे हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम अपने साथ लेके चल पड़ता है और कहता है अब हम लोग रहेंगे कहां जाके? देवगिरी जाके रहेंगे। और देवगिरी महाराष्ट्र में जाके पहुंचता है। सोचो, बारिश, गर्मी, ठंड, वो सारा इसकी जितनी भी जनता है सब फील करती रहती है। नंगे पैर जनता इसके पीछे चल रही है और भाई साहब घोड़े में बैठ के चलते चले जा रहे हैं। कहां से? दिल्ली से लेकर देवगिरी पहुंच जाते हैं। रास्ते में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है, और फाइनली ये देवगिरी पहुंचता है। वहां पे जाके देवगिरी का नाम दौलताबाद रखता है और इसको अपनी कैपिटल बनाता है। ये जब गया होता है, स्ट्रैटेजी इसके पास सही थी। इसने क्या सोचा था कि हमसे पहले दिल्ली सल्तनत सिर्फ यहीं पर चल रही है ऊपर। इसने कहा अब साउथ में भी दबदबा बनाया जाए, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं थी। विजन था, स्ट्रैटेजी नहीं थी। बिना स्ट्रैटेजी के पहुंचता है, और यहां पर तो आप लोगों को पता ही है कृष्णा नदी बहती है, और नीचे उस टाइम पे कई सारे छोटे बड़े साम्राज्य हुआ करते थे दक्षिण के, जिस पर यह ट्रेड करने के मकसद से आया था। और ट्रेड करने के मकसद में इसका विजन यह भी था कि जो भी इसे रोकेगा उसको हम खत्म करेंगे। नहीं तो या तो यस बोलोगे, नो बोलने की तो कंडीशन ही नहीं है, नो बोलोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। तो भाई साहब लेकिन यहां पर इसका दांव जो होता है ये उल्टा पड़ जाता है। यहां पर जब इन छोटे बड़े राज्यों को जब यह पता लगता है कि यहां पर तुगलक आ गया है और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान आ गया है यहां पर, तो यहां पर क्या होता है, उसी टाइम पर हरिहर और बुक्का मिलकर क्या करते हैं, एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, छोटी बड़ी डायनेस्टीज को मिलाकर। और इस साम्राज्य का नाम है विजयनगर अंपायर। जब ये विजयनगर साम्राज्य में कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे बड़े साम्राज्य मिलाकर, तो साथ में ये जब यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये यहां पर जंगलों में फंस के रह जाता है। और साथ में जो नदी होती है, इस नदी के मुहाने से ये रूबरू होता नहीं है, और ये इनके लिए आड़ का काम करती है। विजयनगर अंपायर के लिए जो नदी बह रही है, कृष्णा नदी, ये आड़ का काम करती है, और इसके आसपास का जितना भी जंगल वाला एरिया होता है वो सब इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अल्टीमेटली इसकी यहां पर भी नहीं चलती है, लोग यहां पर मरने लगते हैं बड़ी तादाद में, और इसको पता लग जाता है कि अब मैं ज्यादा दिन रुका तो मेरी सेना तक नहीं बचेगी। फाइनली उल्टे कदम इसको यहां से वापस भागना पड़ता है दिल्ली, और दिल्ली में पहुंच जाता है। मतलब होता कुछ नहीं है, महीनों के महीनों तक धूल में, मिट्टी में, बरसात, धूप, हर फॉर्म में चलते हुए हजारों लोगों को मरवा के भाई साहब वापस आ जाते हैं दिल्ली के ऊपर। जनता इसको पागल राजा डिक्लेयर कर देती है। इसके बाद इसने करेंसी भी लॉन्च करी थी। इसने टोकन करेंसी लॉन्च करी है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। कौन सी करेंसी? टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब पेपर करेंसी इसने लॉन्च करी थी। मतलब इससे पहले सिक्के चलते थे, ओके, इसने सोचा अब नोट चलाए जाएं, और ये जो टोकन करेंसी थी इसका प्रावधान मंगोलियन से लिया था। मंगोल उस टाइम पे पेपर करेंसी पे काम करते थे। इसने भी सोचा, मतलब देखिए विजन था इसके पास, विजन बड़ा ही प्रॉपर रखता था, अच्छे अच्छे आइडियाज थे, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास प्लान नहीं होता था। अब टोकन करेंसी का वैल्यूएबल करेंसी उसको कैसे बनाई जाए और उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए करेंसी का, करेंसी की कुछ वैल्यू तो रखोगे ना, उसके लिए कोई विजन ही नहीं। यह भी आइडिया फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका कार्यकाल चला जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से दो क्वेश्चन आपके मेनली बनते हैं। पेपर करेंसी किसने लॉन्च करी? तुगलक ने। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा दौलताबाद को अपनी कैपिटल या देवगिरी को अपनी कैपिटल किसने बनाया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। आपको बता दूं तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव सुल्तान कोई रहा है तो वो है फिरोज शाह तुगलक।
इससे देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, आप समझ जाओगे। सबसे पहले तो इसने क्या किया, जौना खां के नाम पर एक नए शहर की स्थापना करी, जौनपुर की। किसकी? जौनपुर की। जौनपुर आपका यूपी में पड़ता है। जौनपुर की स्थापना करी और इसी शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज ए हिंद। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कई बार कि जौनपुर की स्थापना किसने करी, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। कई बार ये पूछता है कि कौन से शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो भी आंसर क्या होगा, जौनपुर। दूसरी चीज, इसने कई सारे डिपार्टमेंट बनाए, जैसे कि इसने दीवान ए बंदगान बनाया। दीवान ए बंदगान का मतलब बंदी गृह, जहां पर गुलामों को रखा जाता था। साथ में इसने दीवान ए खैरात बनाया। दीवान ए खैरात का मतलब जहां पर खैरात बांटी जाएगी, चैरिटी करता था लोगों को, ठीक है। और साथ में इसने दीवान ए इलाज बनाया, जिसके तहत लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जाता था। ओके, ये सारे डिपार्टमेंट इसके द्वारा बनाए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर से सिर्फ एक ही चीज है जो कि सफल हुई है इसके टेन्योर से, वो है इसका बनाया हुआ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसका नाम है दीवान अमीर कोही। क्या नाम है? दीवान अमीर कोही। बस ये ध्यान रखना, आपसे कई बार दीवान अमीर कोही बोलता है, या तो ये पूछेगा ये कौन सा डिपार्टमेंट था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, दीवान अमीर कोही। और किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक से एक तो आपके ये क्वेश्चन बनेंगे, जौनपुर की स्थापना किसने करी, बंदगान किसने बनाया, खैरात किसने बनाया, इलाज किसने बनाया। साथ में ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के तख्त के ऊपर ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे, तो ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा स्लेव थे। अब देखो यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी आर्मी किसके पास थी, तो आपका आंसर बदल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ी आर्मी थी। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा स्लेव किसके पास थे, तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, इसके पास सबसे ज्यादा स्लेव थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, अशोक के शिलालेखों को, द ग्रेट अशोका, उन्हीं की बात हो रही है, कलिंग वॉर वाले, अशोक के शिलालेखों को नेपाल मतलब लुम्बिनी से भारत कौन लाया, तो भी आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक ही अशोक के शिलालेखों को भारत लाया था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन आती है सैयद डायनेस्टी। देखो होता क्या है कि तुगलक डायनेस्टी खत्म कैसे होती है, इसको समझो। तुगलक डायनेस्टी चल रही होती है, और ये डायनेस्टी मैंने आपको स्टार्ट में बताई है 1325 से लेकर 1320 से लेकर 1414 तक ये डायनेस्टी शासन करती है। लेकिन होता क्या है कि 1398 में जब गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद शाह बैठा होता है, तो एक बार फिर से मंगोल आक्रमण कर देते हैं। मंगोल फिर आ जाते हैं। सारा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। और मंगोलों में इस बार आक्रमण कौन करता है? तैमूर लंग आक्रमण करता है, तैमूर लंग। अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तैमूर लंग ने भारत पे कब आक्रमण किया, आंसर क्या होगा 1398। एक क्वेश्चन ये पूछता है जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो तख्त पर कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह तख्त पर था। अब मंगोल जब आक्रमण करते हैं, तैमूर लंग आक्रमण करता है, नासिरुद्दीन महमूद शाह भाग लेता है, ठीक है, बहुत तेजी से भागता है, यहां से सीधे निकल लेता है, दिल्ली का तख्त खाली, कोई दिक्कत नहीं। 1398 में दिल्ली का तख्त खाली हो चुका। नासिरुद्दीन महमूद शाह का एक गवर्नर होता है, और यह गवर्नर कौन होता है? यह गवर्नर होता है खिज्र खां। खिज्र खां को मुल्तान का गवर्नर बना रखा होता है नासिरुद्दीन महमूद ने। अब क्या होता है कि खिज्र खां को करीब पता लगता है महीनों बाद कि दिल्ली के तख्त पर तो आक्रमण हो गया, तो भैया खिज्र खां अपने सुल्तान मतलब नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो खिज्र खां को पता नहीं लगता है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह है का। अब खिज्र खां क्या करता है भैया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपका क्या है कि 1400 स्टार्ट हो चुका है, 1398 में आक्रमण किया, करीब 2-3 साल निकल जाते हैं। अब खिज्र खां लगातार पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, लेकिन जवाब ही नहीं आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली के तख्त पर नासिरुद्दीन महमूद हो तब तो आएगा जवाब, जवाब आ नहीं रहा। अब खिज्र खां क्या करता है, कहता भैया दिल्ली चलो, देखते हैं भैया क्या मसला है, हमारे सुल्तान की तो खबर ही नहीं है। फाइनली जब ये दिल्ली पहुंचते हैं, तो ये दिल्ली पहुंचते हैं 1406 से 8 के आसपास।
जब खिज्र खां दिल्ली पहुंचता है अपने सुल्तान से मिलने, तो दिल्ली में भैया लोटा उधर पड़ा है, कटोरी उधर पड़ी है, उधर गिलास पड़ा हुआ है, उधर चम्मच पड़ा हुआ है, कुछ अता ही पता नहीं, सब बिखरा पड़ा है, पूरा कबाड़ खाना पड़ा हुआ है, पूरा तख्त लूट चुका, मंगोल लूट के ले गए। भैया देखता है कितना सुल्तान कहां छुपे हो, गद्दे के नीचे छुपे हो, तखत के नीचे छुपे हो, कुर्सी के नीचे छुपे हो, कहां छुपे हो, सुल्तान कहीं मिलता ही नहीं है। मतलब दिल्ली का तख्त पूरा खाली। कोई बात नहीं, खिज्र खां को लगता है कि सुल्तान इधर उधर हो गए जान बचाने के लिए, तो अभी चला जाए। वहां पे जब पूछताछ करता है दिल्ली सल्तनत में, तो पता लगता है नासिरुद्दीन महमूद का कुछ नहीं आता पता है। फाइनली खिज्र खां वापस आ जाता है मुल्तान। 2 साल के बाद फिर जाता है जब कुछ नहीं पता लगता है, करीब 1410 हो चुका होता है। अब क्या होता है, वापस जाता है और देखता है नासिरुद्दीन महमूद जो होता है 12 साल से उसका कुछ नहीं आता पता होता है। जाहिर सी बात है, तख्त दिल्ली का खाली पड़ा है, शासन करने वाला भी है, क्या करता है, सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर देता है और खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन के बैठ जाता है। बात आई समझ? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 3 डायनेस्टी हमारी हो चुकी है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी हां, लॉयल था, कोई समस्या तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, यूपीएससी का बेस आप बना सकते हो, इससे बिल्कुल बना सकते हो। अब देखिए, खिज्र खां गद्दी पर आ जाता है। खिज्र खां से अब बनने वाले क्वेश्चन समझो हैं क्या। खिज्र खां जब तख्त पर आता है, ओके, तो पहली चीज, इसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। बात आई समझ? 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यह हो सकता है कि खिज्र खां रिस्पेक्ट करता हो नासिरुद्दीन महमूद शाह की, कि नासिरुद्दीन महमूद शाह का कुछ पता नहीं है, तो मैं सुल्तान का टाइटल कैसे एक्सेप्ट कर लूं। दूसरा रीजन यह हो सकता है डर, कि यार सुल्तान की डेड बॉडी तो मिली नहीं है, अगर सुल्तान किसी दिन वापस आ गया और मैं सुल्तान बना बैठा हूं, तो भाई उस दिन काम ही तमाम कर देगा सुल्तान मेरा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। आपसे क्वेश्चन यह पूछता है, दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा कौन सा शासक है जिसने कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया? कोई, ना सुल्तान का ना गाजी का, कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। आंसर क्या होगा? खिज्र खां, कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। खिज्र खां शांति से रूल करता है। उसके बाद इनका बेटा मुबारक शाह आ जाता है गद्दी पर। ठीक है, जब मुबारक शाह गद्दी के ऊपर आता है, तो ये क्या करता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ये दिल्ली के पास मुबारकबाद नाम के एक शहर की स्थापना कराता है। कौन सा शहर? मुबारकबाद नाम के शहर की स्थापना कराता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मुबारकबाद किसने बनाया हुआ है? मुबारक शाह ने ही बनाया हुआ। आज की डेट में यह दिल्ली के अंदर ही है। पहले दिल्ली बहुत बड़ा फैला हुआ था, अभी तो दिल्ली कंसाइज हो गया है। ठीक है, तो मुबारकबाद सिटी इन्होंने बनाई। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह आता है। देखो हुआ क्या था, जब खिज्र खां गद्दी पर बैठा होता है, तो उस टाइम पर यह है भारत, और ये जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यह मालवा कहलाता था। क्या कहलाता था? मालवा। अब जब यहां पर दिल्ली के तख्त में नासिरुद्दीन महमूद का कुछ अता पता नहीं है, तो क्या है भाई, मालवा क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो कहता है भैया कोई सुल्तान उल्तान तो बचा नहीं, तो अब हम आजाद हैं। तो मालवा खिज्र खां के हाथ से निकल गया होता है, और मुबारक शाह मालवा को फिर से कब्जे में करने की सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता है। इसका टाइम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका भतीजा आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह स्ट्रैटेजी बनाता है और यह कहता है एनी हाउ मालवा को हमें क्या करना है, फिर से अपनी गिरफ्त में लेना ही लेना है। मालवा पे कब्जा होना जरूरी है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका रीजन है कि मालवा जो था वो काफी बड़ा था, और मालवा पे अगर हुकूमत हो गई, ऊपर दिल्ली है पूरी, मालवा पे अगर हुकूमत हो गई, तो जाहिर सी बात है हम सीधे सीधे जितनी भी साउथ इंडियन डायनेस्टीज हैं उनके करीब जाके लग जाएंगे। इस वजह से इसको पता था कि मालवा की अहमियत कितनी ज्यादा है, एक झटके में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके लिए मोहम्मद शाह क्या करता है, इसका लाहौर में एक कमांडर होता है, या फिर आप बोल सकते हो लाहौर में एक इसका गवर्नर होता है, जिसका नाम होता है बहलोल लोदी। क्या नाम होता है? बहलोल लोदी। ये क्या करता है, अपने गवर्नर बहलोल लोदी को बुलाता है लाहौर से। ठीक है, कहता भैया ऐसी ऐसी बात है। तो बहलोल लोदी कहता है अकेले आए कि लड़के लेके आए? कहता है लड़का ले आओ, करीब 10,000 20,000 जितना तुम्हारे पास लड़का हो सब ले आओ।
सबकी जरूरत पड़ेगी। तो भैया बहलोल लोदी इधर लाहौर से चलता है और पहुंच जाता है दिल्ली, अपने साथ एक बड़ी सेना लेके पूरी। और बहलोल लोदी के साथ मिलकर मोहम्मद शाह क्या करता है, मालवा पे सीधा आक्रमण करता है और मालवा को जीत लेता है। यहीं पर यह बहलोल लोदी से बहुत इंप्रेस होता है और बहलोल लोदी से खुश होकर बहलोल लोदी को एक टाइटल देता है। और यह टाइटल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, खान ए खानम का टाइटल था, खान ए खानम। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खान ए खानम का टाइटल किसको दिया गया था? आपका आंसर होगा बहलोल लोदी को दिया गया था, क्योंकि बहलोल लोदी लाहौर का गवर्नर था और इसने मोहम्मद शाह को मदद करी थी मालवा को जीतने के लिए। इस वजह से मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खानम का टाइटल दिया था। मोहम्मद शाह की उसके बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। बहलोल लोदी का दिल्ली सल्तनत पर आना जाना लगा रहता है। आए दिन मोहम्मद शाह उसे बुलाता होता है, पसंद भी करता होता है, और बहलोल लोदी भी मोहम्मद शाह की रिस्पेक्ट करता होता है, क्योंकि मोहम्मद शाह सुल्तान वाले गुण उसके अंदर होते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह का जो कजिन होता है अलाउद्दीन शाह, यह तख्त पर आ जाता है। लेकिन अलाउद्दीन शाह जो होता है यह एक वीक रूलर होता है, इसके अंदर सुल्तानों वाले कोई गुण नहीं होते हैं। और फाइनली बहलोल लोदी इस चीज को भांप चुका होता है, क्योंकि अब वो दिल्ली सल्तनत पर आना जाना उसका लगा रहता है। और बहलोल लोदी यहीं पर डिसाइड करता है कि नाउ इट इज अ टाइम टू रिटेलिएट, अब सही वक्त आ चुका है तख्ता पलट करने का। और ये अलाउद्दीन शाह को ही कत्ल करता है और 1451 में तख्ता पलट कर देता है दिल्ली का एक बार फिर से। इसको मारकर अपनी डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है और बहलोल लोदी इसका फाउंडर है। बात आ गई समझ? बहलोल लोदी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कि अपने नोबल्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखता था, अपने मंत्रियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता था। इवन ये अपने मंत्रियों का ख्याल कैसे रखता था, ये अपने नोबल्स को लो ना फील हो उन इसके नोबल्स को, और साथ में इसके जो मंत्री हैं ये इसको अपने पास समझे, बिल्कुल दिल के करीब समझे। उसके लिए ये हमेशा कालीन में बैठता था उनके बराबर में, कभी भी अपने मंत्रियों के सामने तख्त पर नहीं बैठता था, उन्हीं के साथ जमीन पर बैठता था। ऐसा सुल्तान था ये बहलोल लोदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा डाउन टू अर्थ था काफी, ठीक है, ये अपने नोबल्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाला था, तो ये था बहलोल लोदी। इसने भी एक सिक्का चलाया था, इसने बहलोली सिक्का चलाया था, बहलोली कॉइन। जैसे बलबन ने बलबनी सिक्का चलाया था उसी तरीके से इसने बहलोली सिक्का चलाया। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहली चीज तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बहलोल लोदी। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बहलोल लोदी ने कौन सा सिक्का चलाया, तो वो बहलोली कॉइन चलाया था। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहलोल लोदी कौन था, ये अफगानी था, अफगानी था, ठीक है, और ये मानता भी था कि ये अफगानी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के तख्त पर पहला अफगानी शासक कौन था जो बैठा था, आंसर होगा बहलोल लोदी। ये पहला अफगानी था जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा था। बात आ रही है समझ? अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि जो खिलजी थे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। जी हां, मैंने बिल्कुल कहा था कि खिलजी अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, लेकिन जो खिलजी थे वो आए भले अफगानिस्तान की तरफ से थे, लेकिन वो अपने आप को तुर्क बोलते थे। बात आ रही है समझ? अब अपने आप को जो तुम बोलोगे तुर्क, अगर आप अपने आप को जो भी आप खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओगे वही तो माना जाएगा ना। उस टाइम पर आधार वधार तो चलता नहीं था, तो वो अपने आप को तुर्क बोला करते थे, तो इस वजह से लोग भी उनको तुर्क ही मानते हैं। लेकिन बहलोल लोदी पहला ऐसा पर्सन था जिसने अपने आप को अफगानी माना है और तख्त पर शासन किया है, इसलिए आंसर क्या होगा, बहलोल लोदी। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी तख्त पर। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। इसने क्या किया, ध्यान रखना, इसने आगरा शहर की स्थापना करी है। जी हां, ये वही आगरा है जहां पर ताजमहल है। इसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में करी हुई है और 1506 में इसने आगरा शहर को ही अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने। इसने एक टाइटल एक्सेप्ट किया था, इसने शाही का टाइटल एक्सेप्ट किया था, लोग इसको सिकंदर शाही के नाम से जानते थे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि लोदी डायनेस्टी में ये कौन सा शासक था जिसको शहनाई का शौक था, तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। इसको शहनाई का काफी शौक था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। एक क्वेश्चन आपका और बनता है, इसने एक लैंड मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा सिस्टम लॉन्च किया था,
वैसे इसने अपने नाम पर लॉन्च करी थी, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। तो ये तो आप नाम से ही पहचान जाओगे, गज ए सिकंदरी किसने लॉन्च किया। गज बोलते हैं ना, कितने गज का प्लॉट है, वही वाला गज ए सिकंदरी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके सिकंदर लोधी से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद तख्त पे बैठता है कौन? 1417 में बैठता है तख्त पे, माफ करिएगा 1517 पे तख्त पे बैठता है इब्राहिम लोधी, और 1517 से लेकर 1526 तक ये शासन करता है। यहां पर इब्राहिम लोधी जो होता है ये काफी दुष्ट प्रवृत्ति का शासक होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी की इज्जत नहीं करता होता है, अपने बेटों की भी इज्जत नहीं करता होता है, और साथ में अपने नोबल्स की भी इज्जत नहीं करता होता है। ये जब तख्त पे बैठा तो सबसे ज्यादा नोबल्स मारे गए। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिसने अपने मंत्रियों के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता करी थी? ये था इब्राहिम लोधी। मतलब कहने का कि मंत्री अगर कुछ उल्टा बोल देंगे, या मंत्रियों ने अगर अपनी सलाह दे दी, पहले सलाह मांगता था, जानबूझ के सलाह मांगता था कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी क्या सलाह है, तो जो इसके तरफ बोल देता था उसको तो कुछ नहीं, उसको बोल देता था बैठ जाओ, और जो बोल देता था कि इसकी जगह ये काम हो सकता है तो तुरंत कहता था तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ, यहीं मुर्गा बन जाओ, और कहता था मुर्गे को कलम कर दो। तो भैया इसके टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा नोबेल्स मारे गए हैं, बहुत क्रुएलिटी हुई है इनके नोबेल्स के साथ, तो काफी दुष्ट प्रवृत्ति का ये हुआ करता था। अब इसी के टाइम पीरियड पे यहां पर क्या होता है, 1526 में बाबर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत फर्स्ट। ठीक है, और इसमें इब्राहिम लोधी को मौत के घाट उतार देता है बाबर, और यहीं से 1526 से मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो जाती है। मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? 9 मार्च को पढ़ाऊंगा। और जब मैं आपको मुगल सल्तनत पढ़ाऊंगा तो शुरुआत उसकी मैं यहीं से करूंगा एग्जैक्टली कि क्या सिचुएशन बनी थी, क्या इक्वेशन बनी कि बाबर को दिल्ली आना पड़ा, और बाबर ने यहां पर आक्रमण करके मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी। जब बाबर आ रहा था दिल्ली के ऊपर तो उसे यह भी नहीं पता था कि वो यहां पर रुकेगा भी और इतनी बड़ी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देगा, सल्तनत स्टैब्लिश कर देगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि यहां पर बाबर आता है और उसके बाद इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रहेगी, दिल्ली सल्तनत। हम लोग फाइनली 1526 तक पहुंच गए हैं सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो। ठीक है, हाँ। खुदा से खौफ का है सुल्तान, मलिक मलिकाए हिंद से पूछो आज खाने में क्या बना हुआ है, हिरन, काबली पुलाव, आलू बुखारा। तो जब इतना सब कुछ खाने को है तो फिर हम खौफ क्यों खाएं? चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिए अपना। बहुत देर से मैं भी बोल रहा हूं, अब जाके डिनर विनर करता हूं। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, प्यार अपना बनाए रखिए। और अंसारी क्या हाल है? पूनम, सौरभ, सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो फाइनली एक बात और बोलता हूँ यार, देखो है क्या ना कि हम लोग जैसा किताबें पढ़ते हैं, इतिहास में कोई था तो नहीं, हर एक के अपने विजन होते हैं। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में क्या हो सकते हैं? मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद कभी मत रखना। विश्वास इतना रखना कि वरुण सर के दिमाग में आपके लिए मन भेद नहीं होगा कोई। वरुण सर आपके लिए कुछ पर्टिकुलरली या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं, इंटेंशनली कुछ भी नहीं सोचते हैं। हमेशा दिमाग में रखना, हमारे और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कोई और किताब पढ़ी हो, आपने कोई और किताब पढ़ी हो। बस बात इतनी सी है कि मैंने जो किताब पढ़ी हुई है वो आपकी एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है, बस इतना मेरा भरोसा है, और बाकी आप लोग बोल दो सुल्तान आपका भरोसा ही हमारी फतेह है। ठीक है, तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद मत रखना बस अपने बीच में। ठीक है, बात आई समझ? उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।